टाउन हॉल के सामने नसीम बाग के अंदर दो तीन चीजें ही मेरी तवज्जो का मरकज थीं। एक लंबा सा सुंबल का दरख्त जो भीगी हुई सब्ज छाल का एक खूबसूरत कोट पहने था और जो हवा में एक शराबी की तरह झूमता नजर आता था। दूसरे एक लंडरा अहमक सा तालब इलम जो अपनी किताबों को दूर फेंक कर हमेशा एक ही अंग्रेजी गाना गाया करता था, जिसका मतलब है जब सर्दी आती है तो बाहर दूर नहीं रहती। इन दोनों के अलावा 20-22 वर्ष की एक औरत दिखाई दिया करती, जो अपने लकवाजदा बच्चे के राल से आलूदा चेहरे को चूमते हुए दीवानी हो जाती। वो अमूमन एक ही तरह की सफ़ेदो एल की सादा साड़ी पहना करती और उसके तेवरों के दरमियान कहीं लिखा होता, परे हट जाओ। पहले पहल जब मैंने उसे देखा तो मुझे ख्याल पैदा हुआ कि वो भूखी है, लेकिन उसके फौरन बाद ही उसने कुछ माल्टे खरीदे और अपने बच्चे के सामने बखेर दिए। अगर वो भूखी होती तो ज़रूर इन माल्टों में से एक आध माल्टा खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। फिर मैंने सोचा कि शायद वो जिनसी भूख का शिकार है, लेकिन अगर मेरा ये ख्याल दुरुस्त होता तो उसके माथे पर वो तेवर ना होते और वो 90% औरतों की तरह अपने लिए भी कोई शोख रंग मुंतखब करती। लकवा ज़दा होने के बायस उसका बच्चा बदसूरत था और उसका चेहरा हमेशा राल से आलूदा होता था। उसकी माँ बीसों दफ़ा रुमाल से उसका मुंह और ठोड़ी साफ करती, लेकिन बच्चा एक एहतजाज से इधर उधर सर हिलाने लगता और साफ किए जाने के फौरन बाद ही लाभ के बुलबुले उड़ाने लगता, जो हवा से बिखरते हुए उसकी माँ और उसके अपने चेहरे पर आ गिरते। एक अजीब नफरत अंगेज कैफियत पैदा हो जाती। उसके बाद वो एक बेमानी अहमकाना हंसी हंसने लगता और वो औरत खुशी से रोने लगती। बाद में मुझे पता चला कि एक स्याह मोटर जो हर रोज नसीम बाग के दरवाजे पे आ खड़ा होता है और जिसका ड्राइवर बड़ी बदतमीजी से हारन को जोर जोर से बजाता है, उसी औरत को लेने आता है। इस कार में एक लंबा चौड़ा मर्द एक चूड़ीदार पजामा जिसका आजार बंद मलमल की कमीज के नीचे से झांका करता पहने आता। उसकी गरगाबी का पैंट चमड़ा बहुत चमकता था। उसका मुंह पान की पीक से भरा हुआ होता। ज्यादा करीब होने से उसकी सुर्ख आंखों और उसके सांस के ताफुन से उसके शराबी होने का पता चलता। शायद वही आदमी इस बच्चे के लकवाजदा होने का बायस था। वो इस औरत के करीब आकर उसे बहुत गर्सना निगाहों से देखा करता और उसे बाजू से पकड़कर मोटर की तरफ ले जाने की कोशिश करता। इन हरकतों से वो इस औरत का खावंद तो दिखाई देता था, मगर इस बच्चे का बाप नहीं। अपने खावंद के बुलाने पर भी वो औरत अपने मखसूस दीवानेपन से इस बच्चे के साथ खेलती जाती और उसका खावंद बसा औकात एक ठंड पर बैठकर टांगे फैलाए अपनी बीवी की मजनूनाना हरकतों को देखता। कुछ अरसा बाद बीवी इन्हीं दूरबाश निगाहों से अपने खावंद की तरफ देखती और बच्चे के छोटे मोटे कपड़े, माल्टे, स्लेव लाइट के खिलौने समेटने लगती। उधर हारन की आवाज बुलंद हो जाती, इधर औरत अपने काम में तेजी से मुनहमिक हो जाती। मुझे इस औरत से एक खास किस्म का उन्स हो गया था, एक किस्म की दिलचस्पी जिसकी बिना पर मैं उसकी हर हरकत में मुहानी तलाश कर लेता था। मैं नहीं कह सकता था कि वो औरत वाकई खूबसूरत थी या नहीं, लेकिन मेरे तखय्युल ने उसे बेहद हसीन बना लिया था। उसका बालों को संवारने का अंदाज मुझे बहुत पसंद था। वो झटके से अपने बेतरतीब बालों को पीछे की तरफ फेंक देती और अपनी उंगलियां फैलाकर शाना की तरफ उनमें दाखिल करती हुई अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाती। और मेरे लिए ये तमीज़ करना मुश्किल था कि उसकी हरकतें इरादी हैं या गैर इरादी। मुझे इसके खावंद की तरह उसके बच्चे और उसके लाभ आलूद चेहरे से बेहद नफरत थी। अलबत्ता बच्चे की बेचारगी पर रहम बहुत आता, जो मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बे को उकसा देता। लेकिन
اس قسم کی محبت جس کے تہ میں ہزاروں نفرتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوں، اس سے تو محبت نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ بہت دنوں تک میں کسی ایسے موقع کا منتظر رہا جب میں اس عورت سے ہم کلام ہو سکوں، جیسا بازاری محبت میں ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی کوئی چیز گر جاتی ہے اور وہ لڑکا اسے اٹھا کر صاف کرتے ہوئے کہتا ہے، محترمہ آپ کا رومال۔ پھر وہ لڑکی مسکرا کر شکریہ ادا کرتی ہے اور بس محبت شروع ہو جاتی ہے۔ میں بہت دنوں تک دیکھتا رہا کہ اس عورت کی کوئی چیز گرے اور میں کہوں، محترمہ آپ کی، آپ کی، آپ کی، اور پھر محبت شروع ہو جائے۔ مگر وہ عورت بہت محتاط تھی اور اس نے مجھے کوئی ایسا موقع نہ دیا۔ اکثر وہ میرے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھتی، لیکن میں اس کو متوجہ نہ کر سکا۔ آخر ایک دن مالٹے خریدنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ اس وقت بچے کی جرابیں، ربڑ کی گڑیاں اور کھانے کی چند چیزیں جن کے آس پاس کوے منڈلا رہے تھے پڑی تھیں۔ اگر وہ بچے اور ان چیزوں کو چھوڑ کر جاتی تو یقیناً کوے ان چیزوں کو کھا جاتے اور شاید بچے کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو ٹھونک بھی لیتے۔ بچے میں پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو رہی تھی اور وہ مالٹوں کا سرخ رنگ بہت پسند کرتا تھا۔ اس عورت نے کئی مرتبہ اٹھنا چاہا، لیکن سب باتوں کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکی۔ میں نے موقع پا کر اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن چند دنوں میں سے مخاطب کرنے کے لیے جو الفاظ میں نے حفظ کر رکھے تھے بھول گئے اور میں فقط یہی کہہ سکا، محترمہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ اور اس عورت کے تیور بدستور قائم رہے۔ میں جو اسے اپنے خاوند کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا، اس نے پھر اسی نفرت سے بھری ہوئی آواز میں کہا، جی نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، اور میری محبت مکفل پڑی رہی۔ اس عورت کا خاوند مویشیوں کے ہسپتال میں معلم تھا۔ کم از کم اس کی شکل اور باتوں سے تو یہی پتہ چلتا تھا۔ ہر وقت حیوانوں کے ساتھ رہنے سے اس میں ایک خاص قسم کی حیوانیت پیدا ہو چکی تھی۔ اسے اپنے لقوہ زدے بچے پر کبھی پیار نہیں آتا تھا، اور جب اس کی بیوی بچے کو اس کے بازوؤں میں دھکیلنے کی کوشش کرتی تو وہ گھبراتا ہوا پیچھے ہٹ جاتا۔ ہے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میرے میرے، اور پھر وہ انہی گرسنا نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوا کہتا، چلو میری جان، شوفرا بہت شور مچا رہا ہے۔ اس عورت کا نام دمو تھا۔ خاوند اور بیوی کی باہم گفتگو سے مجھے اس کے نام کا پتہ چل گیا تھا۔ دمو کتنا خوبصورت نام ہے، آہستہ سے پکارا جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور جب دمو ناراض ہو جائے تو یہ نام لے کر اسے پچکارنے میں کتنا لطف ہے، اور شاید یہ سب کچھ مجھے ہی محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن اس کا خاوند کہہ رہا تھا، ہمارے ہسپتال میں یہی ہوتا ہے۔ تو ہوا کرے، دمو نفرت سے بولی، وہ کوئی انسان تھوڑی ہی ہے، وہ بہتر انسان ہے۔ خاوند نتنے پھلاتے ہوئے بولا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک گھوڑے کو لنگڑا ہو جانے پر مارنا نہیں چاہیے؟ کیا یہ اچھا ہے کہ اس کا مالک اس سے برابر کام لیتا ہوا اسے ہر روز چاپکوں سے زخمی کرتا رہے؟ دمو نے بدستور نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا اسے کھلا نہیں چھوڑ سکتے؟ دمو کا خاوند اپنے بیٹے کی طرح احمقانہ ہنسی ہنسنے لگا اور بولا، اس طرح کوئی اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دے گا اور وہ بھوکوں مر جائے گا۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس کے ایک دفعہ گولی مار کر اذیت دینا بھلا ہے یا اس کا روز روز کا مرنا۔ دمو لاجواب ہو گئی۔ اس نے لاب سے بھرے ہوئے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور پھر اسے گہرے مادرانہ جذبے سے اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچ لیا، اور بچہ خو خو کرتا خلا میں ہاتھ پاؤں ہلانے لگا۔ دمو نے اسے اتنا پیار کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ان سب باتوں سے ڈاکٹر کے خوفناک ارادوں سے مطلع ہو چکا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ 2-3 دن تک سب کو یہ کہتا پھرے گا، بچہ بیمار ہے، اور پھر ایک دن چپکے سے اسے سلا دے گا۔ اس وقت
बच्चा घिनौने अंदाज में खू खू करने लगा और अपने हाथ पांव मौतो हयात की कश्मकश में इधर उधर हिलाएगा। उसकी माँ जहाँ कहीं भी बैठी होगी, उसे अपने बच्चे की तकलीफ का एहसास हो जाएगा। वो यकीनन अपने वहशी, हवस रवा, शराबी खावंद के इस जुर्म को बर्दाश्त ना कर सकेगी। अगले दिन मैं बैंक से वापसी पर हस्बे मामूल सुंबल के साय में पहुंच गया। वहां वही तालिब इल्म अपने मखसूस खलंडराने अंदाज में दो गेंदों को बैक वक्त उछाल कर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसकी किताबें हमेशा की तरह बंद करीब के दरख्त के साय में पड़ी थीं। दम्मू अपने बच्चे को लिए मौजूद थी, और अपने बच्चे के इसके प्यार की हर लफ्ज से महसूस होता था कि गज़श्ता दिन की तमाम बातें उसके जहन में महफूज हैं, और वो मोहब्बत की हर करवट के साथ अपने बच्चे को जिंदा कर लेती है। इस वक्त वो बच्चा रेंगता हुआ गाड़ी से कुछ दूर सुंबल के नीचे आ गया था, और सुंबल के फीके बदमज़ा फल को दांतों से पपोल रहा था, और उसकी माँ उसे जिंदगी में पहली दफा चंद कदम रेंगते हुए देखकर खुश हो रही थी। मैं इस वक्त सनोबर के साय से निकला और मार्केट से चंद कीमती सुर्ख माल्टे खरीद कर नसीम बाग को लौट आया। वो बच्चा अभी तक सुर्ख फूल को पपोल रहा था। मैंने माल्टे उसकी तरफ बढ़ा दिए और बच्चा रेंगता हुआ मेरी तरफ आने लगा। आखिर उसने एक माल्टा हाथ में थाम लिया और मेरे हाथ से दूसरा माल्टा लेने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगा। दम्मू मेरी तरफ मतवज्जे हुई। मुझे उसके चेहरे से उसके जज्बात का पता चल रहा था। वो सोचती थी, शायद उसका बच्चा जिसे कल ही इसका वहशी शोहर महज इस बिना पर मार डालना चाहता था कि वो उनकी मोहब्बत के रास्ते में खलल अंदाज था, किसी आसमानी बरकत के नज़ोल से चलने लगे। उसके चेहरे पर उम्मीद व वहम के तासुरात दिखाई देने लगे। अगले दिन मैंने बाजार से चंद एक रंगदार गुब्बारे खरीदे और इन्हें धागे से बांधकर बच्चे के पास रख दिया। और जब वो नज़दीक आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा, तो मैंने धागा खींचना शुरू कर दिया और वो गुब्बारे मेरी तरफ सिरकना शुरू हो गए, और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रेंगता इन गुब्बारों की तरफ भरने लगा। दम्मू ने करीब आते हुए कहा, धागा को जरा आहिस्ता आहिस्ता खींचें। मैंने धागे को आहिस्ता खींचते हुए कहा, नहीं तो इसे जरा तेज चलने की मशक करनी चाहिए। इसके बाद वो खामोश हो गई और अपनी पुरानी जगह, जहाँ की वो हर रोज बैठा करती थी, वापस चली गई। फिर आई और फिर चली गई, लेकिन यूं मालूम होता था जैसे वो वहां बैठ नहीं सकती। कुछ देर बाद बच्चे का लाभ आलूदा फराक बदलने की खातिर से वो फिर चली आई, और मैंने कहा, मोहतरमा, कौन जाने इसका लकवा भी अच्छा हो जाए। दम्मू का चेहरा चमक उठा। कई रोज ऐसा ही होता रहा। मैं हर रोज बैंक से लौटते हुए इस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ ले जाता। आखिर एक दिन मैंने बहुत देर तक बच्चे को गोद में उठाए रखा। मैंने अपनी जेब से रोमाल निकाला और उसका लाभ से भरा हुआ मुंह पोंछा। इसके बाद मैंने बच्चे का मुंह चूम लिया। दम्मू का चेहरा हया से सुर्ख हो गया। थोड़े से गोमगो के बाद वो मेरे करीब आ गई और मुस्कुराने लगी। इस वक्त सुंबल का दरख्त तेज हवा की वजह से जोर जोर से हिल रहा था, और वो खलंडरा तालिब इल्म सर्द हवा के झोंकों से मुतासिर होकर वही गीत गुनगुनाने लगा, जब सर्दी आती है तो बहार दूर नहीं रह जाती। इस वक्त लकवा ज़दा बच्चा मेरी गोद से उतरकर हमारे पाँव में रेंगने लगा, और हम दोनों जानते थे कि इसका लकवा ठीक नहीं हो सकता।